अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और मैं हूं रानी अनबलीव। हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम जो है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं लास्ट मैच का तज्जिया, जहां पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान एक सनसनीखेज मुकाबला देखने को मिला। लेकिन नाजरीन, इस मैच में क्या हुआ, क्या चीज़ें रहीं, क्या परफॉर्मेंस थी, कहाँ वीकनेस थी, कहाँ ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, इस हवाले से हम बात करने वाले हैं और इसी पर ही आज का हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम है। बिल्कुल रुमैसा, आप ठीक कह रही हैं। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार खेल का मुजाहरा किया है और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी कुछ गैर मामूली रहा है। और मैच की खास बात ये थी कि दोनों टीमों ने अपनी बेहतरीन कोशिशें दिखाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिकमत अमली में कमी महसूस हुई है। आज उसके ऊपर जो है थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और पाकिस्तान की बैटिंग का आगाज़ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की इब्तदाई इनिंग्स ने कुछ स्कोर बनाए, लेकिन असल जिम्मेदारी तो साइम अयूब पर थी। उन्होंने 98 रन बनाए और एक बार फिर साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के लिए एक असासा है। एग्जैक्टली रुमैसा, यू आर 110% राइट। और साइम अयूब की इनिंग इंतहाई शानदार थी। इनका स्ट्राइक रेट की अगर मैं बात करूँ तो 171 के करीब रहा है और पाकिस्तान को जो एक काबिल दिफा 98 स्कोर उन्होंने दिए हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त दिए हैं। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ इरफान खान का भी, तो उनका स्कोर जो है वो 30 रन का साथ इजाफा हुआ, वो भी फ़ायदेमंद रहा। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ कुछ खिलाड़ियों ने जो तवक्कुआत के मुताबिक बिल्कुल कारकर्दगी नहीं दिखाई है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो हमारे फॉल्ट्स आ ही जाते हैं और उस बात पे मैं आपको सपोर्ट करती हूँ। उस्मान खान, तैयब ताहिर और मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट भी बहुत कम रहा है। इसका जो इन लोगों का जो स्ट्राइक रेट था, इसलिए भी इनका ज़रूरी था ताकि साइम अयूब के स्ट्राइक को अच्छी तरह एक सपोर्ट मिल जाती है। जब टीम वर्क नहीं होता तो फिर आपको भी पता है कि कभी भी कामयाब इंसान नहीं हो पाता है, तो ग्रुप बंदियों की बात आ जाती है। लेकिन अगर फिर अब्बास आफरीदी की बात करें तो फिर 11 रन भी उन्होंने बनाए और वो भी सिर्फ 4 गेंदों पर। इस बात का सबूत था कि इस मैच में पाकिस्तान के पास अच्छे टेल एंडर्स थे, लेकिन मजमूई तौर पर स्कोर थोड़ा कम नजर आया। बिल्कुल रुमैसा, बात करते हैं जनूबी अफ्रीका की, जिन्होंने 210 रन बनाए और इनके सबसे अहम इनिंग्स 117 रन जो हैट्रिक्स ने खेला। उन्होंने बहुत शानदार इनिंग्स खेली और इस दौरान उन्होंने 10 छक्के मारे। ये एक शानदार इनिंग्स थी और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था। बेशक ऐसी बात है, रिजा हैंड्रिक्स ने वाकई मैच का पासा पलट दिया। उनका स्ट्राइक रेट जो है वो भी काफ़ी अच्छा रहा, 185.71 था और उनके छक्के और चौके वाकई पाकिस्तान के लिए मसला बने। और फिर रिसी वॉन्डर डॉसन और हेनरिक क्लॉसन की शराकतदारी ने स्कोर को मजीद जो है वो आगे बढ़ाया। खास तौर पर वॉन्डर डॉसन ने 38 गेंदों पर 66 रन बनाए, जिससे जनूबी अफ्रीका को मजबूत पोजीशन में जो है वो एक एक पॉइंट्स मिल गए और आगे तक चले गए। बहुत अच्छा किया। बिल्कुल ऐसा ही है। सही कहा आपने रुमैसा। रैकेटन और मैथ्यू के जल्द आउट हो गए, लेकिन हैरिसन और डूसन का जो नुकसान कम करने के लिए बेहतरीन खेल पेश किया। और आखिर में क्लासी ने जो 8 गेंदों पर 8 रन बनाए वो भी इंतहाई अहम शामिल हुए और मैच के आखिरी मराइल में शामिल होना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जहाँ तक पाकिस्तान की बॉलिंग की बात है तो उसमें कुछ कमी थी, पता है कैसे? पाकिस्तान के बॉलर्स खास तौर पर शाहीन शाफरी और हारिस रऊफ ने काफी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन एक बात जो हमें देखने को मिली वो ये थी कि बॉलर्स की लाइन और लेंथ की दुरुस्तगी में फर्क आया। अच्छा, खास तौर पर स्लो डिलीवरीज का इस्तेमाल जो इस पिच पर इतना मौसर नहीं रहा। हारिस रऊफ के बारे में हमेशा यही कही जाता है कि वो एक तेज गेंदबाज हैं, लेकिन पावर प्ले में उन्हें कुछ ज्यादा ही स्लो गेंदें कराने का फैसला गलत साबित हुआ। इससे बैट्समैन के लिए खेलना आसान हो गया और जब आपके पास स्ट्राइक रिजर्व ना हो तो आपके लिए एडजस्टमेंट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली रुमैसा, बिल्कुल ठीक है। और आखिर में हम जरा दोनों टीमों की हिकमत अमली पे भी बात कर लेते हैं। और पाकिस्तान ने
6 रन का स्कोर बनाया, वो एक अच्छा स्कोर था, लेकिन उनकी हिकमत अमली में शायद कुछ कमी रह गई। जनूबी अफ्रीका के सामने 210 रन का स्कोर दिफाई हद तक नहीं था, खास तौर पर जब आपका बॉलिंग अटैक इतना मजबूत हो। और रुमैसा, जब हेंड्रिक्स जैसा खिलाड़ी खेल रहा हो और आपको हर गेंद पर अपना फैसला दुरुस्त करने की ज़रूरत होती है, और अगर पाकिस्तानी बॉलर्स ने अपने स्ट्रेटजी को थोड़ा और बेहतर बनाया होता तो शायद मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर नहीं था 210 रन पाकिस्तान के लिए चेज करना कि वो होती, लेकिन शायद कुछ मिडिल ऑर्डर की भी कुछ बिल्कुल ऐसी है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की हिकमत अमली में खामियां मिडिल ऑर्डर की सुस्ती के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस करने वाला है। अच्छा रानी, पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर ने अच्छा रद्द-ए-अमल नहीं दिया। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की इब्तदाई इनिंग्स ने कुछ जो है वो बनाए, लेकिन मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी जैसे उस्मान खान, तैयब ताहिर और इरफान खान ने स्ट्राइक का अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। इनके स्ट्राइक रेट कम रहे और इसकी वजह से पाकिस्तान का स्कोर ज्यादा ना बढ़ सका। बिल्कुल वैसा आपने सही बात की। और मिडिल ऑर्डर एक ऐसा टाइम होता है कि खिलाड़ी को जरा जहारियत के साथ खेलना होता है ताकि स्कोर रेट में इजाफा हो सके, लेकिन साइम अयूब की बैटिंग अगर हम देखें तो काबिल तारीफ है, और उन्होंने काफी अच्छा स्कोर भी किया और पाकिस्तान को जीत की तरफ लेके जा रहे थे, लेकिन बाकी खिलाड़ी अनफॉर्चुनेटली उनका साथ नहीं दे पाए और खेल उस तरह का नहीं हो सका। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग की हिकमत अमली में एक और बड़ी खामी ये रही है कि उन्होंने स्लो डिलीवरीज का इस्तेमाल उस पिच पर ज्यादा किया जहां तेज गेंदें रुमैसा ज्यादा मौसर हो सकती थी। रुमैसा हारिस रऊफ जैसे आप क्या कहती हैं तेज बॉलर हैं, जैसे वो फास्टेस्ट बॉलर हैं, उनको स्लो डिलीवरीज के बजाय अपने कुदरती रफ्तार के साथ गेंदबाजी करनी चाहिए मेरे ख्याल से उन पिचेस पे। अगर वो अच्छा रानी, जब आपके पास शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे तेज बॉलर्स हो ना, तो आपको उनकी कुदरती रफ्तार का फायदा उठाना चाहिए। एग्जैक्टली। स्लो गेंदें जब ज्यादा हों तो बैट्समैन को आसानी हो जाती है, खास तौर पर अगर वो पिच की रफ्तार से हम आहंग हो। लेकिन ये भी एक अहम नुक्ता है कि पाकिस्तान ने हारिस रऊफ को पावर प्ले में ज्यादा गेंदें कराई, लेकिन हकीकत ये है कि इनकी तेज रफ्तार गेंदें जब स्लो हो तो वो इतनी मौसर नहीं रहती हैं, और हारिस को पावर प्ले से बाहर आकर अपनी रफ्तार से गेंदबाजी करनी चाहिए। एग्जैक्टली रुमैसा, यानी हारिस रऊफ को कुछ ज्यादा स्लो गेंदों से बचाया जा सकता था और उनका इस्तेमाल बाद के ओवर्स में किया जाता तो शायद पाकिस्तान को बेहतर नतीजा मिलता। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम बात करें जनूबी अफ्रीका की हिकमत अमली और हेंड्रिक्स की शानदार इनिंग्स के बारे में, तो वो भी कुछ यूं है कि जनूबी अफ्रीका के हिकमत अमली का अहम सतून रिजा हेंड्रिक्स की इनिंग्स थी। उन्होंने 117 रन बनाए और इस दौरान उनके छक्के और चौके पाकिस्तान की बॉलिंग को बेबस करते रहे। उन्होंने अपने खेल में इतनी जान डाली कि पूरे मैच का रुख बदल कर रख दिया। हेंड्रिक्स ने जो शो किया वो गैर मामूली था। उनका स्ट्राइक रेट कितना था वो आप बताएंगे? रुमैसा तो 185.71 था और उन्होंने 7 छक्के मारे। कैन यू बिलीव रुमैसा? और अनबिलीवेबल बिकॉज़ इट्स एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जहां पे मतलब एट द सेम टाइम हमारी टीम ना तो कभी बॉलिंग में अच्छी रहती है उस लेवल की और ना बैटिंग में रहती है, और इनके मैच ने ना गेम को बहुत ज्यादा चैलेंजेस बिल्कुल ऐसे उनके खेलने का अंदाज और पाकिस्तान की बॉलिंग हम लोग के खिलाफ उनकी हिकमत अमली ने जनूबी अफ्रीका को मैच में मजबूत कर दिया। अच्छा, वहाँ पे डूसन का भी जो अगर हम बात करें उसका भी बहुत जबरदस्त स्कोर रहा है और उन्होंने 66 रन का स्कोर भी किया जो बहुत अहम था रुमैसा। और उन्होंने जितना दबाव डाला इतना पाकिस्तान की फील्डिंग और बॉलिंग की जो कमियां थी उनका फायदा उठाया। उन्होंने मुनासिब वक्त पर अपना वो जहारियत दिखाई और मैच को मजीद आगे बढ़ाया। बहुत जबरदस्ती से खिलाड़ी सोच के चलता है ना, वो उस वक्त सोच के अच्छा, वॉन डे रोसन का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने समझदारी से बैटिंग की और हेंड्रिक्स का साथ दिया। ये साथ देने वाली जो बात होती है ना, ये बहुत ज्यादा केमिस्ट्री मिलती है। और उस वक्त पिच का भी वो शायद रीड आउट कर ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, वो जाने वाले नहीं थे, लेकिन अगर उनकी मौजूदगी ने पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात जो वो पैदा कर दी थी, क्योंकि उन दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी, वो दोनों आपस में इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे थे कि पाकिस्तान ने अपने इनिंग्स की शुरुआत में कुछ जो है वो फिर कुछ ठीक ही हो गया, मगर मिडिल ऑर्डर के स्कोर में कमी। मैं तो कहती हूँ कि कल का जो मैच हम लोग अभी रिसेंटली जो मैच हारे हैं वो शायद मिडिल ऑर्डर की जो परफॉर्मेंस थी उसकी सही न होने की वजह से पाकिस्तान स्ट्राइक रेट का भी सही तरह इस्तेमाल नहीं किया, स्कोर जो है वो कम रहा है और इब्तिदाई बल्लेबाज ज्यादा अच्छा नहीं खेल पेश कर पाए जो मैच का रुख बदलते
सो ये कुछ चीज़ें हैं ऐसी हैं रुमैसा जिनको जी हमें हाँ, पॉइंट आउट करना चाहिए। हाँ, हाँ, और बिल्कुल। रिजवान और बाबर के बारे में कुछ आप बताएं कि क्या कहेंगे इनके बारे बिल्कुल, में? मैं उनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि रिज़वान और बाबर ने अपनी इनिंग्स ज़्यादा मुस्तहकम अंदाज़ में खेली और साइम अयूब के साथ ज़्यादा वक़्त जो है ना वो गुज़ार सकते थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा वक़्त साइम अयूब के साथ ही गुज़ारा। तो शायद पाकिस्तान इस मैच को जीत सकता था। उनके स्कोर ने पाकिस्तान को एक मुनासिब मुकाम तक पहुंचा दिया, लेकिन मिडिल ऑर्डर का सुस्त रवि ने इसे नाकाम बना दिया। एक्चुअली हमारी कहीं ना कहीं किसी न किसी मैच में कोई ना कोई वीकनेस आ जाती है, और इस मैच में की खास बात ये थी कि मिडिल ऑर्डर वाज वेरी स्लो एंड इट वाज वेरी वीक। और साथ आप फास्ट बॉलर को अगर आप लेंगे पावर प्ले में, और अगर वो स्लो बॉल करवाएगा रादर देन फास्ट बॉलिंग की तरफ, हाँ। तो वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता बिल्कुल है। इम्पैक्ट पड़ता और है। अब तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को पिच की स्टडी करने की पहले जरूरत है। बिल्कुल, और जनूबी अफ्रीका की हिकमत अमली बहुत वाज़ेह और ठोस थी। उन्होंने स्ट्राइक का बेहतर इस्तेमाल किया और हेंड्रिक्स के तौर पर एक मैच विनर बल्लेबाज फराहम किया। अच्छा, फिर वॉन्डर डॉसन और क्लॉसन की शराकत दारी ने स्कोर को मजीद मुस्तहकम कर दिया, लेकिन जब जनूबी अफ्रीका ने अपनी बैटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाने की कोशिश की तो बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। उनकी हिकमत अमली ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने में मदद दी। बिल्कुल रुमैसा, और मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान के लिए ये मैच एक सबक है। इन्हें अपनी हिकमत अमली पर गौर करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर मिडिल ऑर्डर और बॉलिंग में कुछ बेहतरी लाने की ज़रूरत है। इनकी शिकस्त का सबब सिर्फ एक या दो फैसलों की गलती नहीं थी, बल्कि मजमूई हिकमत अमली का भी नतीजा है। बिल्कुल ऐसा ही है, और जनूबी अफ्रीका ने इस मैच में अपनी हिकमत अमली को कामयाबी के साथ नाफिज किया। इसकी उनकी बैटिंग, खास तौर पर हेंड्रिक्स की इनिंग्स और फिर उनकी स्ट्राइक का इस्तेमाल उनकी जीत का अहम अंसर रहा है। बिल्कुल रुमैसा, आपने ठीक बात की कि ये कमजोरियां और कुछ हिकमत अमली में कमी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई बहुत ही थोड़े रन से। और अगले मैच के लिए पाकिस्तान की हिकमत अमली के अंदर क्या तब्दीलियां आनी चाहिए, वो अपने खिलाड़ियों को किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर को, बॉलिंग को कैसे बेहतर अंदाज में ला सकते हैं, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और हम बात करने जा रहे हैं अगले मैच के लिए पाकिस्तान की हिकमत अमली के बारे में। तो रानी से मैं चाहूँगी, गुजारिश करूँगी कि आप ज़रा स्टार्ट कीजिए। सर गुजारिश नहीं करें, आप ऑर्डर करें, हम आपको बताते हैं। और बिल्कुल ये मैच हारने के बाद पाकिस्तान को कुछ खास तब्दीलियां करने की ज़रूरत है। मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों को ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा, कुछ बॉलिंग एक्शन में भी तब्दीलियां करनी होंगी। बिल्कुल जो मायूसी का हमने सामना किया है, स्ट्राइक रेट का बेहतर इस्तेमाल नहीं किया और ज़्यादा जहारियत नहीं दिखाई, और वो चीज़ें जो पाकिस्तान का मैच जीतने के लिए एक मजमूई तौर पर स्टार्ट से एक स्ट्रेटजी बना के चलना है। मेरे ख्याल से अब वो ज़रूरत है कि पाकिस्तान वो पूरी स्ट्रेटजी बनाए, देन अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल ऐसा ही है। मिडिल ऑर्डर की मजबूती भी बहुत बड़ा एक जो है पॉइंट है। पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर की पोजीशन को मजबूत बनाने की सख्त ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि उस्मान खान, तैयब ताहिर और इरफान खान को अपनी बैटिंग में मजीद एतमाद पैदा करना होगा। उन्हें अपनी इनिंग्स को थोड़ी देर तक जो है वो खेलना होगा, और बिल्कुल ऐसा ही है। और स्ट्राइक का बेहतर इस्तेमाल करते हुए स्कोर को भी बढ़ाना होगा। और ये बात याद रखनी चाहिए कि मिडिल ऑर्डर की कामयाबी के लिए रिजवान और बाबर आजम का खेलना भी जरूरी है। उन्हें इन खिलाड़ियों को ज्यादा महफूज और एक मजबूत बुनियाद फराहम करनी होगी ताकि वो अपना खेल दिखा सकें। दूसरी अहम बात यह है रुमैसा के बॉलिंग की हिकमत अमली में भी तब्दीली लाना होगी। पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग में ज्यादा तनव्वुर लाना होगा, और जो तेज गेंदबाज हैं जैसे शाहीन शाह अफरीदी हो गया, हारिस रऊफ हो गया, उनको स्लो डिलीवरी से बचाते हुए अपनी कुदरती रफ्तार से भी गेंद करनी चाहिए। और शाहीन अफरीदी को पावर प्ले में इस्तेमाल करने के बजाय उन्हें आखिरी ओवर्स में ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसके साथ साथ हमें स्पिनर्स का बेहतर इस्तेमाल करना होगा। इस पिच पर स्पिनर्स को ज्यादा वक्त देना फायदेमंद साबित हो सकता है। खास करके पाकिस्तान की फील्डिंग में भी कुछ कमी नजर आई, खास तौर पर स्ट्राइकर पर जो है वो उनका डिसिप्लिन जो था वो उसमें कमी नजर आई मुझे। और अगले मैच में पाकिस्तान को फील्डिंग में बेहतरी लानी होगी ताकि हर मौके पर रन रोकने और कैच बनाने में कामयाबी हो सके। बिल्कुल रुमैसा, फील्डिंग का मयार बुलंद करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि अगले मैच में कम रन की ज़रूरत हो सकती है, फील्डिंग के जरिए
रन्स रोकना और स्ट्राइक का दबाव बनाना पाकिस्तान को फायदा दे सकता है। बेशक ऐसा ही है, और बैटिंग में पाकिस्तान के खिलाड़ी को अपने शॉट्स पर ज्यादा कंट्रोल रखने की जरूरत है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को अपने खेल की तकनीक पर तवज्जो देना होगी ताकि वो इब्तदाई विकेटों के बाद ज्यादा मुस्तहकम और ज्यादा जारहाना अंदाज में खेल पेश कर सके। बिल्कुल, और खास तौर पर रिजवान को अपनी इनिंग्स को पुरसुकून अंदाज में खेलने की जरूरत है। अगर वो थोड़ा सा सेटल होकर खेलें रुमैसा, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा और देर तक खेल सकते हैं और टीम के लिए मजीद जो एक बुनियाद होती है ना वो फराम कर सकते हैं। अच्छा, साथ में स्ट्राइक रेट का इस्तेमाल भी बहुत मायने रखता है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को स्ट्राइक जो है वो उसका बेहतर इस्तेमाल करना होगा। अगर खिलाड़ी एक ही जगह पर फंस जाएं तो फिर वो अपनी इनिंग्स को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। इसलिए स्ट्राइक तब्दील करने की कोशिश करनी होगी, खास तौर पर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों को। हाँ, और साथ ही साथ अगर मिडिल ऑर्डर्स के बैट्समैनों को मजबूत हिमायत मिले तो वो ज़्यादा आज़ादी के साथ खेल सकते हैं। इससे स्ट्राइक का दबाव कम होगा और पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट भी बेहतर हो सकता है। अच्छा, ये सारी बातें तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन अच्छा इसमें खास बात ये भी है कि हमें अगले बंदे की माइंड रीडिंग भी करनी आनी चाहिए। पाकिस्तान को अपने हरीफ के बॉलर्स को बेहतर तरीके से पढ़ना होगा। उन्होंने जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स की कमजोरियों को बहुत कम इस्तेमाल किया। अगले मैच में उन्हें बेहतर फील्ड पोजीशंस और बॉलिंग की हिकमत अमली के साथ आने की ज़रूरत होगी। हरीफ की बॉलिंग जो है वो उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर स्लो बॉलिंग को ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ खेलना होगा ताकि टीम को कोई बड़ी जो है वो कमी महसूस ना हो। बिल्कुल रुमैसा, आपने ठीक बात की, और एंड में हम अपने नाजरीन से भी कुछ सवालात करते जाएंगे जिनका जवाब आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है कि आया क्या क्या तब्दीलियाँ पाकिस्तानी टीम को अपने अंदर लानी चाहिए। तो मेरा जो सबसे पहला सवाल है अपने नाजरीन से वो ये है कि आपके ख्याल में पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग में सबसे बड़ी कमी क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है, और हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगर एक सवाल रानी ने किया तो एक सवाल मैं भी कर लेती हूँ। दूसरा सवाल ये है कि अगले मैच में पाकिस्तान को किस बॉलर की हिकमत अमली में तब्दीली की जरूरत महसूस होगी? क्या है वैसे एक सवाल हम मिल के ना पूछ लें अपने ऑडियंस से। डेफिनेटली, व्हाई नॉट। तो हमारा एक ये सवाल है कि पाकिस्तान की फील्डिंग में आप कौन सी तब्दीलियां देखना चाहते हैं कि क्या तब्दीलियां होनी चाहिए, या फिर कौन सी जो है वो तब्दीलियां बहुत जरूरी है जो अब नेक्स्ट टाइम आप देखना चाहेंगे? नाज़रीन, हमें ये जानकर खुशी होगी कि आपकी पसंदीदा हिकमत अमली क्या है। अगले मैच पाकिस्तान को कौन सी हिकमत अमली अपनानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। हमें आपकी जवाबात का इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।